मौसम की रानियां। कई सदियों पहले की बात है। इजराइल में एक बूढ़ी अम्मा थी। वहां पर हमेशा ठंडी मौसम होने के कारण उनका एक भी वारिस नहीं बचा। बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान रहती थीं कि आखिर इस संसार का क्या होगा। एक दिन जीसस के पास खड़े होकर, ओह गॉड, क्या इस संसार के मौसम में कोई चेंजेस नहीं होंगे? क्या हम लोगों को ऐसे ही मरना पड़ेगा? तभी वहाँ पड़ोस की औरत दौड़ते हुए आती है। आंटी, प्लीज देखो ना, चिंटू के फादर को क्या हो गया? वो पसीने पसीने हो गए हैं, आँख भी नहीं खोल रहे हैं। चलिए ना। बूढ़ी अम्मा घर से निकलकर उसके घर जाती है। क्या हो गया? अरे, इसकी तो डेथ हो गई। ओह गॉड, हाँ, मैं बर्बाद हो गई। ओह गॉड, क्या कोई रास्ता नहीं है इस मौसम की मनमानी को रोकने का? बूढ़ी अम्मा से लोगों का बेवजह मौत के मुंह में समाना सहा नहीं गया और उसने तुरंत ही डिसाइड किया कि इस परेशानी से वही संसार को मुक्त करवाएगी। ऐसा सोच वो एक दिन गॉड की खोज में निकल पड़ती है। जाने से पहले बूढ़ी अम्मा पड़ोसी से कहती है, मेरे लौटने तक मेरी इस झोपड़ी का तुम सभी मिलकर ख्याल रखना, और अगर मैं नहीं आई तो इस झोपड़ी में हर रोज एक कैंडल जला देना मेरे नाम का। ऐसा मत कहो आंटी, आपको आना ही होगा और हमें आपकी ऑनेस्टी पर भरोसा है। ऐसा बोल वो घर से निकल जाती है। पैदल चलते चलते 2 दिन बीतने के बाद समुद्र के किनारे बुरी हालत में एक मगरमच्छ मिलता है। उसे कराहते देख बिना सोचे समझे बूढ़ी अम्मा उसकी पट्टी करने में जुट जाती है। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। इतना खूंखार होने के बावजूद भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा और मेरे दर्द को समझा। डर? डर किस बात का? और तुम्हारी मदद करना तो मेरी ड्यूटी है। इतनी बूढ़ी होने के बावजूद तुम पैदल जा रही हो, बहुत थकी हुई लग रही हो। मैं गॉड को ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि मुझसे संसार की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। आखिर किसी न किसी को तो पहल करनी ही थी ना। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मेरी तरफ से ये जादुई मोती तुम्हारे लिए। जब भी तुम हेल्पलेस होगी तब इस मोती को तुम अपने हाथों से घिसना, इससे तुम्हें जरूर मदद मिलेगी। और हाँ, बस ये याद रखना, 3 मिलेगी, तीनों को लाना है। इस पहेली को सुलझाना जरूर। उसके बाद मगरमच्छ वापस समुद्र में चला जाता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अचानक समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, जिसके कारण बूढ़ी अम्मा समुद्र में डूब जाती है और एक अद्भुत लोक में पहुंच जाती है। अरे, ये कहाँ आ गई मैं? मुझे तो संसार की तकलीफ दूर करने के लिए गॉड से मिलने जाना था। तभी वहाँ उस अद्भुत लोक की रानी आ जाती है। आप बहुत सही जगह आई हो अम्मा। एक्चुअली गॉड तक जाने का रास्ता इसी महल से होता हुआ जाता है, लेकिन आपको इस महल का रास्ता तभी मिलेगा जब आप मेरी तीनों बेटियों की परेशानियों को दूर कर पाएंगी। ये कैसी शर्त है? अच्छा चलो ठीक है, ये शर्त भी मंजूर है। फिर बूढ़ी अम्मा रानी के साथ उनकी तीनों राजकुमारियों के कमरे में बारी बारी से जाती हैं। बूढ़ी अम्मा नोटिस करती हैं कि पहली राजकुमारी को बहुत गर्मी लगती है, दूसरी को बहुत ठंड लगती है और तीसरी केवल रोती रहती है। फिर रानी और अम्मा तीनों के कमरे से निकलते हुए, रानी साहिबा, आपकी बेटियों की प्रॉब्लम तभी जाएगी जब आप मुझ पर भरोसा कर बारी बारी से तीनों बेटियों को हमारे संसार में 4-4 महीने के लिए भेजेंगी। मुझे आप पर भरोसा है अम्मा। अगर वो तीनों चाहें तो आप उन्हें ले जा सकती हैं। फिर रानी तीनों राजकुमारियों से कहती है, मेरे बच्चों, तुम्हें धरती लोक में जाना पड़ेगा 4 महीनों के लिए, तभी तुम तीनों खुश रह पाओगी। इम्पॉसिबल है, हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं। बूढ़ी अम्मा तीनों राजकुमारियों से ना सुनते ही मगरमच्छ के दिए हुए मोती को हाथ में रगड़ती हैं। मोती को रगड़ते ही तीनों राजकुमारी अचानक मान जाती हैं। अम्मा, हम
तीनों को आपकी शर्त मंजूर है। हम बारी बारी से आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलो राजकुमारी, पहले बड़ी, पहले तुम चलो। तुम्हारे जाने से धरती में 4 महीने तक गर्मी ही गर्मी रहेगी। फिर बूढ़ी अम्मा के साथ बड़ी राजकुमारी चली जाती है। बस फिर क्या था, राजकुमारियों के व्यवहार के अनुसार 4 महीनों का मौसम सेट हो जाता है। ठंड लगने वाली राजकुमारी के कारण 4 महीने ठंड का मौसम और रोने वाली राजकुमारी की वजह से बारिश। तभी से मौसम डिसाइड हो जाते हैं, जो युगों युगों तक चलते आ रहे हैं। एक समय की बात है, राजा वीर सिंह एक राज्य पर शासन करते थे। वो एक कुशल राजा थे। उनके दरबार में महेंद्र नाम के एक मंत्री थे, जो बड़े ही चतुर एवं समझदार थे। राजा के दरबार में जब भी कोई व्यक्ति न्याय के लिए आता, राजा उस मामले में उचित न्याय करते थे। परंतु जब राजा किसी मामले में असमंजस्य में पड़ते, तो वो अपने मंत्री से विचार विमर्श करके उस मामले को निपटाने का प्रयास करते थे। एक बार महाराज के सामने ऐसा मामला आया कि उनके लिए न्याय करना मुश्किल हो गया। हुआ यूं कि एक दिन नामदेव नाम का एक व्यक्ति राजमहल में आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। महाराज, मुझे न्याय दीजिए। महाराज, महाराज, मैं आपसे न्याय की गुहार करता हूँ। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है? तो नामदेव ने बताया कि महाराज, मैं कल अपने मालिक के साथ कहीं जा रहा था, तो मुझे रास्ते में एक पोटली मिली जिसमें 2 चमकते हीरे थे। मैंने हीरो को देखकर कहा कि मालिक, इन हीरो पर राज्य का अधिकार है, इसलिए इन्हें राजकोष में हमें जमा कर देना चाहिए। ये बात सुनकर मालिक भड़क पड़े और बोले कि हीरे मिलने की बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसमें से एक मैं रख लूंगा और एक तू रख लेना। ये बात सुनकर मेरे दिल में लालच आ गया। महाराज, मुझे क्षमा करिए, मेरे दिल में लालच आ गया। महाराज, फिर मैं अपने मालिक के साथ उनकी हवेली लौट गया। हवेली आकर मालिक ने मुझे हीरे देने से इनकार कर दिया। महाराज, इनकार कर दिया। महाराज, मुझे न्याय दीजिए। मैंने सोचा कि आपके राज्य में इतना घोर अन्याय होने वाला है और मैं आपको बताऊं भी ना, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा आपके दरबार में प्रस्तुत हूं। मैं आपसे न्याय की गुहार करता हूं। महाराज। नामदेव का दुखड़ा सुनकर महाराज ने तुरंत मालिक को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव का मालिक बहुत कपटी था। दरबार में आकर बोला, महाराज, यह बात सच है कि हमें हीरे मिले थे, लेकिन वो मैंने नामदेव को दे दिए थे। मैंने नामदेव को आदेश दिया था कि इन हीरों को राजकोष में जमा करा देना। नामदेव के मन में लालच है, इसलिए वह झूठी कहानियां बना रहा है। इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? आप बाकी के नौकरों से पूछ लीजिए, ये सभी वहां मौजूद थे। जब राजा ने अन्य 3 नौकरों से पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा कि हीरे नामदेव के पास हैं। अब राजा बड़ी दुविधा में फंस गए। उन्होंने सभा समाप्त कर दी और कहा कि फैसला कुछ समय बाद सुनाया जाएगा। राजा ने भीतर अपने कमरे में अपने सभी मंत्रियों से सलाह मांगी। किसी ने कहा कि नामदेव ही झूठा है, तो कोई बोला कि नामदेव का मालिक ही दगाबाज है। राजा ने महेंद्र की ओर देखा, जो अब तक शांत खड़े थे। तुम्हारा क्या विचार है महेंद्र? महाराज, मेरे पास एक युक्ति है जिससे मैं इस मामले को शीघ्र हल करने का प्रयास कर सकता हूँ। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मुझे बस 1 दिन का समय दीजिए, और हाँ, उस दिन मुझे दरबार के कार्य से मुक्त रखिए। मैं पूरी ऊर्जा इस मामले को निपटाने में लगाना चाहता हूँ। राजा इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते थे, इसलिए वो राजी हो गए। अगले दिन मंत्री महेंद्र अपने कमरे में अकेले थे। उन्होंने मामले की पड़ताल करनी शुरू की। महेंद्र ने अपने सेवक को आदेश दिया कि तीनों नौकरों को एक एक करके मेरे सामने पेश किया जाए।
सेवक पहले नौकर को लेकर हाजिर हो गया। क्या तुम्हारे सामने तुम्हारे मालिक ने नामदेव को हीरे दिए थे? हाँ मंत्री जी, मेरे सामने ही मालिक ने हीरे नामदेव को दिए थे, मैं साथ में ही था। महेंद्र ने उसे एक कागज और कलम देकर कहा। तुम उस हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। नौकर घबरा गया और बोला, जब मालिक ने नामदेव को हीरे दिए तब वो लाल थैली में थे, मैं हीरे देख नहीं पाया। अच्छा ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो। इसके बाद दूसरे नौकर को बुलाने का आदेश दिया गया। दूसरे नौकर से भी महेंद्र ने वही पूछा। अगर तुमने हीरे देखे थे तो उनका चित्र बनाकर दिखाओ। दूसरे नौकर ने कागज लेकर उस पर 2 गोल गोल आकृतियां बना दी। अब तीसरे नौकर को भी बुलाया गया। तुम्हारे मालिक ने जब हीरे नामदेव को दिए तब तुम साथ में ही थे ना? बिल्कुल, मैं मालिक के साथ था मंत्री जी। तब तो तुमने हीरे भी देखे होंगे। नहीं मंत्री जी, हीरे भोजपत्र से बने एक लिफाफे में थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं देखा। महेंद्र अब तक जान चुके थे कि ये तीनों नौकर झूठ बोल रहे हैं और इनका मालिक भी झूठ बोल रहा है। उन्होंने तीनों नौकरों को सैन्य निगरानी में रखा और अगले दिन तीनों को लेकर राज दरबार में उपस्थित हुए। महाराज, मैंने मामला हल कर दिया है। मैंने हीरो के संदर्भ में इन तीनों से एक ही सवाल किया, परंतु इन तीनों के उत्तर अलग अलग थे। इसका अर्थ यह है कि असली अपराधी नामदेव का मालिक है। उसी के अंदर हीरो के प्रति लालच आया और उसी लालच के कारण उसने नामदेव के साथ छल किया। तीनों नौकर घबरा गए और राजा के पैरों में गिर पड़े। हमारा कोई दोष नहीं है, बल्कि मालिक ने हमें झूठ बोलने को कहा था, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी थी। गवाहों की बात सुनकर महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि इनके मालिक के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे मालिक के घर से बरामद हुए। महाराज, ये वही हीरे हैं। मेरे मालिक ने मुझे यही हीरे देने का वादा किया था। इस बेईमानी के कारण उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देने का आदेश दिया गया और 20,000 स्वर्ण मुद्रा का जुर्माना भी लगाया गया। राजा का यह निर्णय सुनकर नामदेव अत्यंत प्रसन्न हो उठा और राजा एवं उनके बुद्धिमान मंत्री महेंद्र का गुणगान करने लगा। जय हो महाराज की जय हो, मंत्री महोदय महेंद्र की जय हो। महाराज, आज आपने मुझे बचा लिया। आज आपने एक सच्चे राजा होने का धर्म निभाया। और मंत्री जी, मैं आपके बारे में क्या ही कहूं, आपकी बुद्धिमत्ता से मैं मंत्रमुग्ध हो गया। आज आपने हमारे सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। अपनी सूझबूझ एवं तर्क से इन मालिकों की सच्चाई सबके सामने लाई है। महाराज, जब तक आपके दरबार में ऐसे गुणवान और कुशल मंत्री होंगे, तब तक आपकी प्रजा चैन की नींद सो पाएगी। इस तरह बुद्धिमान मंत्री महेंद्र की होशियारी से नामदेव को न्याय मिला और वो राजा के दरबार से खुश होकर लौटा। बिजली परी और पानी की कहानी। सदियों पहले की बात है, जब इस पृथ्वी पर इंसान रहते ही नहीं थे। चारों ओर धरती में दरारें थीं। स्वर्ग से देखने पर बहुत ही भयंकर नजारा होता था धरती का। स्वर्ग की परियां और अप्सराएं नर्क के समान समझती थीं। एक दिन सभी परियां आपस में बातें करती हैं, स्वर्ग से धरती को देखते हुए। लाल और हरी परी बात कर रहे थे। लाल परी बोलती है, ई, कैसी अजीब सी है ये धरती, क्या कोई यहाँ रह सकता है? सही कहा तुमने, यहाँ कोई नहीं रहना चाहेगा। ना हरियाली है, ना रंग है, ना मनोरंजन है, ना ही कोई अपना। इतना सुन परी माँ उनके पास आकर कहती हैं, ऐसा नहीं करते मेरे बच्चों, सबकी सोच ऐसी ही रहेगी तो धरती लोक पर कभी जीवन प्रारंभ नहीं हो पाएगा। लेकिन माँ, इतनी अजीब सी दिखने वाली पृथ्वी में आखिर जाना ही कौन चाहेगा? किसी न किसी को तो इस लोक में जाकर जीवन शुरू करना ही पड़ेगा, चाहे हम में से कोई एक क्यों ना हो।
सभी परियां अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन बिजली परी और पानी परी खेलने में मगन रहती हैं। परी माँ के बहुत समझाने के बावजूद भी वो दोनों नहीं मानते हैं। बिजली परी, अब तुम दोनों भी बड़ी हो रही हो बच्चियों, अपनी बहनों के काम में हाथ बटाया करो। और पानी परी, तुम भी सुन लो, वैसे भी रानी परी की नजर तुम दोनों पर है। ओहो माँ, तुम सभी के रहते हमें क्यों काम करना पड़ेगा? बिजली परी सही कह रही है माँ, तुम जाओ यहाँ से, हमें खेलने दो ना। रानी परी वहाँ से गुजरती हुई दोनों परियों की शैतानी को देखकर परी माँ को डांटती हैं। सब तुम्हारे ज्यादा लाड़ प्यार का नतीजा है। देख रही हो कैसे सर चढ़कर बातें करने लगी हैं दोनों। इन्हें माफ कर दीजिए रानी परी, थोड़ी बड़ी होकर सुधर जाएंगी दोनों। वो दरअसल अभी उनके खेलने कूदने के दिन हैं। माँ सही कह रही है, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं। रानी परी आओ ना, तुम भी हमारे साथ खेलो, बड़ा मजा आएगा। संभाल लो अपनी बच्चियों को, कहीं इन दोनों बहनों की दोस्ती को मेरी ही नजर न लग जाए। जी रानी माँ, आइंदा से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। गुस्से से रानी परी वहाँ से चली जाती हैं। देख लिया रानी परी का गुस्सा। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों बहनों को आपस में बहुत प्रेम है, लेकिन अब तुम दोनों बड़ी हो रही हो। दूसरी बहनों की तरह तुम दोनों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ओ माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। चलो बहन, हम कहीं दूर चली जाती हैं, वरना माँ का उपदेश कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहते ही दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं और परी माँ उदास होकर अपने महल में चली जाती हैं। कुछ दिन बाद स्वर्ग लोक में एक राक्षस हमला करता है और फूलों के बगीचे को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। कितना मजा आ रहा है इन बगीचों को रौंदने में, तो यहाँ की परियों को कुचलने में बहुत आनंद आएगा। आवाज सुनकर सभी परियां महल से बाहर आ जाती हैं। इतना बड़ा राक्षस हमारे स्वर्गलोक में क्या कर रहा है? हमें बहुत डर लग रहा है माँ। तुम सब चिंता मत करो बच्चियों, हम सब अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से इस राक्षस का सर्वनाश करेंगे। लेकिन माँ, ये तो बहुत विशाल राक्षस है, हमें तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। डरने से कुछ हासिल नहीं होता बच्चों, हमें हिम्मत से लड़ना होगा। सभी परियों की बात को सुनकर राक्षस कहता है, तुम अकेली इन नन्ही परियों के साथ क्या मेरा सामना करोगी? तुम्हें ये स्वर्ग लोक छोड़कर जाना ही पड़ेगा, यहाँ मेरा राज होगा। अरे मूर्ख, तुम क्या, कोई भी हमारा ये स्वर्ग लोक हमसे नहीं छीन सकता। कर लो हम सभी का सामना। इतना कहते ही राक्षस और परियों में युद्ध शुरू हो जाता है। थोड़ी देर तक राक्षस को रोकने के बाद परियां बेहोश होने लगती हैं। क्या हुआ परियों, हो गई तुम्हारी जादुई ताकत खत्म? हम तुम्हें कभी नहीं जीतने देंगे, ये स्वर्ग हमारा है और सदा हमारा रहेगा। युद्ध की आवाज से रानी परी भी अपनी कुछ साथी परियों के साथ महल से दौड़ती हुई आती है। हारते हुए युद्ध को रानी परी की मदद से सब जीत जाती हैं, लेकिन ये जानकर रानी परी बहुत क्रोधित होती है कि युद्ध के समय बिजली परी और पानी परी वहाँ नहीं होते हैं। देख लिया, मेरी चेतावनी के बावजूद ये दोनों नहीं सुधर पाईं। अब मेरे श्राप से इन दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ऐसा अनर्थ मत कीजिए रानी परी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उन दोनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही शासन है। इतने में पानी परी और बिजली परी दोनों हंसते खिलखिलाते हुए वहाँ आते हैं और वहाँ का मंजर देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या हुआ माँ? यहाँ कोई तूफान आया था क्या? तुम चुप क्या हो माँ? बोलो ना, यहाँ क्या हुआ था? तूफान तो अब आने वाला है। तुम दोनों को तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों सजा मिलनी चाहिए? ये सुनते ही परी माँ जोर से चीख पड़ती हैं। नहीं, इन दोनों को बख्श दो रानी परी, आइंदा ये दोनों कभी गलती नहीं करेंगे। सजा तो इन्हें मिलकर रहेगी और इनकी सजा ये है कि आज के बाद ये दोनों परी बहनें अलग हो जाएंगी। सदा सदा के लिए पानी परी को हमेशा के लिए धरती पर रहना होगा और बिजली परी यहीं स्वर्ग लोक पर रहेगी, लेकिन सभी परियों से अलग।
ये सुनकर सारी परियां रोने लगती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मेरा श्राप बदल नहीं सकता, यही तुम दोनों की अंतिम सजा है। तब से पानी परी धरती पर आकर बहने लगी और बिजली परी स्वर्ग में बिल्कुल उदास और शांत रहने लगी। दोनों बहनें अलग होने के बाद दिन रात रोती थीं। एक दिन बिजली परी अपनी परी माँ से कहती है, माँ, पानी परी दीदी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं उस कुरूप धरती पर कैसे रह रही होगी। परी माँ और सभी परियां रोते रोते बिजली और पानी परी के लिए रानी परी के पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। रानी परी, आप भी तो एक माँ है, एक माँ का दर्द कैसे नहीं समझ पाई। कम से कम मेरी खातिर इन परियों को माफ कर दीजिए। एक बार माफ कर दीजिए रानी परी, हम सभी इन दोनों के बगैर नहीं रह पाएंगे। मुझे माफ कर दो परियों, मैं क्रोध में आकर उन दोनों बच्चियों के बचपन के साथ खिलवाड़ कर बैठी। अब इस श्राप को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन कम जरूर कर सकती हूँ। वो कैसे? आज के बाद युगों युगों तक जब भी बिजली परी को पानी परी की बहुत ज्यादा याद आएगी, तब बिजली परी धरती में जाकर पानी परी में समा जाएगी और उन दोनों बहनों के प्रेम को देखकर बादल भी बरसकर आंसू बहाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी, हम सभी परियां आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगी। बस फिर क्या था, तभी से बिजली के कड़क कर पानी में गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और इन दोनों बहनों के प्रेम को देखकर बादल भाई भी रोने लगता है और तब से धरती पर हरियाली और इंसानों का जीवन शुरू हो जाता है। हंसिनी की झील। ये कहानी कई साल पुरानी है। एक राजकुमारी एलिजाबेथ का स्वयंवर आयोजित किया गया था। उस स्वयंवर में देश विदेश के कई प्रतापी राजकुमार वहां आए थे। इनमें से एक एरिक नाम का राजा दिखने में थोड़ा कुरूप था। स्वयंवर शुरू होता है और राजकुमारी एलिजाबेथ सभी राजकुमारों को निहारती है और जब बारी एरिक की आती है तो उसे देखकर राजकुमारी थोड़ा मुंह बिचका लेती है। एरिक को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। राजकुमारी की इस हरकत से क्रोधित होकर एरिक उसे श्राप देता है। राजकुमारी एलिजाबेथ, तुम्हें अपनी खूबसूरती का इतना घमंड है कि तुम मुझे देखकर मुंह बिचका रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम राजकुमारी नहीं, एक हंसिनी बनकर रह जाओगी। ये सुनकर एलिजाबेथ और उसके पिता बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और राजकुमार एरिक से माफी मांगते हैं। हे राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार, इसे माफ कर दो। ये बहुत नादान है जो इसने इतना बड़ा दुस्साहस कर दिया। कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए, वरना मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। राजकुमार एरिक का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। मुझे माफ कर दीजिए राजन, अब इस श्राप को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है, परंतु इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। अगर कोई इंसान आकर आपकी बेटी को हंसनी के रूप में ही प्यार करने लगे तो ये श्राप दूर हो सकता है। हाँ, और एक बात, राजकुमारी को श्राप से मुक्ति सिर्फ वही दिला सकता है जो इस श्राप के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हो। जैसे ही राजकुमार एरिक ये बोलते हैं, वैसे ही राजकुमारी एलिजाबेथ एक हंसिनी बन जाती है और शहर के पास वाली झील में पहुंच जाती है। कई सालों तक राजकुमारी किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करती है जो आकर उन्हें इस रूप में प्यार करे। झील के पास कई व्यक्ति आते तो हैं, पर सिर्फ झील और हंसिनी की तारीफ करके चले जाते हैं। अब इतने साल गुजर गए हैं, मुझे तो अब कोई उम्मीद भी नहीं है कि कोई आकर मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। शायद मेरे घमंड का यही पश्चाताप है कि मैं अब जिंदगी भर हंसिनी बनकर रहूंगी। उसी दिन शाम को एक युवा मुसाफिर जिसका नाम जेम्स था, वो आकर झील के पास बैठ जाता है। शहर में कितना शोर है और यहाँ कितनी शांति। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि यहीं रह जाऊं। जेम्स एक मध्यम वर्ग का पुरुष था और इस दुनिया में अकेला था। ऐसे में झील जैसी शांत जगह को पाकर उसका मन तृप्त हो गया। वो थोड़ी देर के लिए वहीं आराम करने लगता है। अचानक से उसे एक आवाज आती है, तुम कैसे हो? इस झील के बीच में अचानक से ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? नहीं, तुम्हारे कान नहीं बज रहे हैं। जरा यहाँ झील में देखो, मैं हूँ हंसिनी। अरे पर हंस कब से बोलने लगे? तुम बोल कैसे सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ,
और मैं इस झील में रहती हूँ और ये झील मेरी है। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना कि तुम्हें यहाँ बहुत सुकून मिला। तुम यहाँ जब जी चाहे आ सकते हो। शुक्रिया मुझे यहाँ आने की अनुमति देने के लिए। यहाँ सच में मुझे बहुत सुकून मिला है। मेरा तो इस सुकून को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मेरा नाम एलिजाबेथ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेम्स है और आपका नाम तो किसी राजकुमारी जैसा लगता है। मेरे पिताजी ने मेरा ये नाम रखा था और मुझे राजकुमारी जैसे ही पाला था। आओ मैं तुम्हें पूरी झील दिखाती हूँ और यहाँ आसपास के सारे फूल और नज़ारे दिखाती हूँ। हंसिनी फिर जेम्स को झील दिखाती है और आसपास के सुंदर नज़ारे दिखाती है। राजकुमार के लिए सुंदर फूल और कमल तोड़ कर लाती है। वाह एलिजाबेथ, ऐसे सुंदर नज़ारे तो मैंने कभी नहीं देखे हैं। तुम्हारे साथ वक्त बिता के और बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जेम्स, तुम यहाँ ज़रूर आओ। मेरा भी यहाँ अकेले मन नहीं लगता। मैं यहाँ की अकेली हंसिनी हूँ। मैं तुम्हारे फिर आने की प्रतीक्षा करूँगी। मैं भी समझता हूँ कि अकेले रहना क्या होता है। मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊँगा। हंसिनी के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठती है। वो जेम्स की प्रतीक्षा करने लगती है और जेम्स के बात करने का तरीका अथवा सरल भाव उसे भाने लगता है। अगले दिन शाम को उसी वक्त पर जेम्स वापस आता है। उसे देखकर हंसिनी बेहद खुश हो जाती है। जेम्स, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और तुम एकदम सही वक्त पर आए हो। थोड़े ही समय में सूरज अस्त होने वाला है और इस झील से सूर्यास्त का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मैं भी यहाँ आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं तुरंत यहाँ आ गया। सच में सूर्यास्त का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों मिलकर सूर्यास्त को देखते हैं और सूर्यास्त का अनोखा दृश्य देखकर जेम्स अत्यंत खुश हो जाता है। एलिजाबेथ, ये दृश्य सचमुच बहुत सुंदर है। अब ये दृश्य देखने मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ जेम्स, ये सूर्यास्त तो बहुत सुंदर है, परंतु कितनी भी सुंदर चीज हो उसे अकेले महसूस करने में कोई मजा नहीं है। एलिजाबेथ, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ और तुम अब से अपने आप को अकेले मत समझो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ और तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जेम्स के मुंह से ये सुनकर एलिजाबेथ की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। कई सालों बाद उसे प्रेम का अनुभव हुआ। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एलिजाबेथ को जेम्स बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे ये भी समझ में आने लगा था कि इंसान का अच्छा होना उसकी शक्ल, सूरत और धन संपत्ति से ज्यादा उसके अच्छे व्यवहार और उसकी नेकी से होता है। जेम्स भी एलिजाबेथ को पसंद करने लगा था, परंतु उसके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता था कि क्या एक हंसिनी उसके प्रेम को स्वीकार करेगी। एक दिन जेम्स झील में नहीं आता। एलिजाबेथ बेचैन हो उठती है और जेम्स ठीक तो है, बस यही विचार उसके मन में घूम रहा था। रात को भी उसे अच्छी नींद भी नहीं आई। आज जेम्स नहीं आए, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। हे भगवान जी, उनका ख्याल रखिएगा। अगले दिन जेम्स शाम के बदले दोपहर को ही पहुंच जाता है। उसे देखकर एलिजाबेथ तुरंत बोलती है, जेम्स, कल तुम कहाँ थे? परसों जब हम मिले थे तब तुमने बताया नहीं कि तुम कल नहीं आने वाले हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। सब ठीक तो है ना? आइंदा ऐसे बिना बताए ना आने की गलती मत करना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अरे मुझे माफ़ कर दो एलिजाबेथ, मुझे किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा और आज ही सुबह वापस आया हूँ। आइंदा तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊँगा और ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम्हें चिंतित करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अपने प्रति ऐसे चिंता भाव देखकर जेम्स को बहुत खुशी हुई। अपनी माँ को छोड़कर आज तक जेम्स की ऐसी चिंता कभी किसी ने नहीं की थी। उसके मन में एलिजाबेथ के लिए इज्जत और प्यार की भावना और बढ़ गई। जेम्स ने सोच ही लिया कि वो अपने मन की बात हंसिनी को बता देगा। उसके आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। एलिजाबेथ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो जेम्स, क्या बात है? मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ और अब मेरा मन तुम्हारे साथ ही रहने का करने लगा है। सुबह उठकर मैं सिर्फ उस समय का इंतजार करता हूँ जब मैं यहाँ पर आऊँ, तुमसे मिलूं। जैसे ही जेम्स ये कहता है तुरंत ही हंसिनी एक सुंदर राजकुमारी में तब्दील हो जाती है। ये देखकर जेम्स अचंभित हो जाता है और पूछता है, अरे एलिजाबेथ, तुम इंसान कैसे बन गई? वो भी तुम कहीं की राजकुमारी लग रही हो। हाँ मेरे प्यारे जेम्स, सालों पहले मैंने एक राजकुमार का उसके रूप को लेकर अपमान किया था। फिर मुझे राजकुमार ने श्राप दिया था कि मैं एक हंसिनी बनकर रह जाऊंगी जब तक कोई व्यक्ति मुझे आकर सच्चे दिल से प्यार ना करे। मैंने ये मान लिया था कि मेरी मृत्यु हंसिनी के रूप में ही हो जाएगी।
परंतु तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। मतलब तुम एक राजकुमारी हो, तो अब तुम मुझ जैसे मामूली आदमी के साथ कैसे रहोगी? तुमसे मिलकर ही मुझे प्यार का मतलब समझ में आया है। जो इंसान एक हंसिनी को प्यार कर सकता है, उससे बड़ा ना कोई राजा है ना कोई राजकुमार। इंसान अपने व्यवहार से जाना जाता है, ना कि अपनी हैसियत से। और तुमसे अमीर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ जेम्स, और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ एलिजाबेथ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। इसी तरह जेम्स और एलिजाबेथ शादी कर लेते हैं और जेम्स को एलिजाबेथ के पिता द्वारा राज्य भी मिल जाता है। जेम्स एलिजाबेथ और उसके पिता के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगता है। एक राजा था जिसका नाम था कंवरपाल। उस राजा की 4 पत्नियां थीं, जिनका नाम था भैरवी, भानुमति, सुनंदा एवं गायत्री। उन चारों में से भैरवी को वो राजा बहुत मानता था। एक दिन की बात है, राजा ने फैसला किया कि वो आज शिकार करने जाएगा। इसके लिए उसने अपनी प्रिय पत्नी भैरवी से कहा, प्रिय, हम आज शिकार पर जाने के इच्छुक हैं, किंतु हम आपको भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आज पूरा दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा विचार है महाराज। कई दिन से हम महल के बाहर तक नहीं गए। आज आपके साथ घूमने जाने से हमारा मन भी बहल जाएगा। हम बस अभी सज होकर आते हैं। भैरवी बहुत दयालु स्वभाव की थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पति किसी मासूम जानवर की जान लें। इसीलिए उसने शिकार पर निकलने से पहले ही रथ में रखे हुए राजा के तरकश से सभी तीर निकाल लिए। थोड़ी देर बाद जब वो जंगल पहुंचे तो रानी भैरवी ने कंवरपाल से कहा, कितना प्यारा वन है, चारों ओर हरियाली, अलग अलग प्रकार की पशु पक्षियों की आवाज। हमारा तो मन ही प्रफुल्लित हो गया है महाराज। ना जाने क्यों आप इन निर्दोष पशुओं का शिकार करते हैं। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शिकार तो हम राजाओं का प्रिय खेल है। शूर वीरों की शान बढ़ती है बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने से। वैसे भैरवी, हम अधिकतर हिंसक पशुओं का ही शिकार करते हैं ताकि हमारी प्रजा उनके आक्रमण से भय मुक्त रहे। भैरवी अपनी मीठी मीठी बातों में राजा को उलझाने का प्रयास कर रही थी ताकि राजा का ध्यान शिकार पर से हट जाए और उनको कोई जानवर दिखे ही नहीं। तभी अचानक एक बाघ के दहाड़ने की आवाज आई। महारानी, लगता है हमारे आसपास कोई बाघ है। आप सावधान रहिए। आपकी प्रेम भरी बातों में हम ऐसे खो गए थे कि भूल ही गए कि हमें शिकार भी करना है। हम बाघ की खोज में आगे जाते हैं। किंतु हमें नहीं। हमें जीवों पर हुई हिंसा देखकर बहुत दुख होता है। इसलिए हमें आपके साथ शिकार पर चलने से मना करना चाहिए था, ना कि आपके तरकश से सभी तीर निकालने चाहिए थे। आपका तरीका गलत हो सकता है महारानी, परंतु आपकी मंशा गलत नहीं थी। यदि आप चाहती हैं कि हम जीवों पर दया करें, उनका शिकार ना करें, तो हम आपको वचन देते हैं कि हम अब केवल तभी शिकार करेंगे जब कोई हिंसक पशु हमारी प्रजा के लिए घातक सिद्ध हो रहा होगा। कभी कभी पत्नियां अपने पतियों की बुरी आदत को दूर करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। इसलिए पतियों को एक बार अपनी पत्नियों की बात का विश्लेषण अवश्य कर लेना चाहिए। जो बात तर्कसंगत हो और जिसमें हमारी भलाई हो, उस बात को मान लेने में कोई बुराई नहीं। जयपुर के राजा भानु प्रताप के यहाँ शाही परिवार में उनकी पुत्री भानुमति का 18वां जन्मदिन की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही थी। निमंत्रण कई महीनों से कई राज्यों में भेजे जा चुके थे और उत्साह भी देखने लायक था, खास तौर पर भरतपुर के शाही परिवार में। भरतपुर के राजकुमारों में अति उत्साह था। भरतपुर के राजा के 2 पुत्र थे,
जिसमें पहले राजकुमार का नाम नरेंद्र सिंह था और दूसरे राजकुमार का नाम तेज सिंह था। हम राज्य में पहुंचने वाले हैं। तुम्हें याद है ना तेज, मैं यहाँ राजकुमारी भानुमति का दिल जीतने आया हूँ। एक राजकुमार और एक बड़े भाई होने के नाते मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें याद है ना, अगर मैं कुछ मजाकिया कह दूं तो तुम्हें क्या करना है? हम ये तैयारी कई बार कर चुके हैं, मुझे हंसना है। और जब मैं कविता पढ़ूंगा तो मैं मुस्कुरा दूंगा। और जब मैं उन्हें जन्मदिन का कीमती तोहफा दूंगा तो तुम क्या दोगे? मैं तो गुलाब दूंगा। सुनो भैया, कभी तुमने ये सोचा कि अगर वो तुम्हें पसंद ना करे? मजाक कर रहे हो क्या? अरे मैं अमीर हूँ और शाही परिवार से भी हूँ। ऐसा नहीं हो सकता जो उसे पसंद ना आए। हम पहुँच गए हैं। शायद यही राजकुमारी भानुमति है। राजकुमारी, मैं राजकुमार नरेंद्र सिंह हूँ और हमारे राज्य भरतपुर की तरफ से राजकुमारी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं लाया हूँ। राजकुमार नरेंद्र, धन्यवाद। आपका स्वागत है और आशा करती हूँ आपकी यात्रा अच्छी थी। तेज, तुम हमारे घोड़े का ध्यान रखना और पानी भी पिला देना। हाँ हाँ भैया। ये कौन है? मैं राजकुमार तेज सिंह हूँ। राजकुमारी भानुमति, आपकी सुंदरता के बारे में बहुत सुना था, लेकिन आपको देखकर लगा आप वास्तव में बहुत सुंदर हैं। क्षमा करना राजकुमारी, मेरा छोटा भाई थोड़ा अभिमानी हो जाता है। क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जन्मदिन पर आप दोनों का स्वागत है। शाही परिवार ने जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। सभी मेहमानों ने शाही दावत का मजा लिया। दोनों राजकुमार बहुत खुश थे, लेकिन राजकुमार तेज कुछ ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे थे। वे भानुमति की ओर आकर्षित हो रहे थे। ऐसी ही हालत कुछ राजकुमारी की भी थी। उन्हें राजकुमार तेज बहुत अच्छे लगे। दोनों में दोस्ती हो गई थी और तेज सिंह ने हर हफ्ते मिलने का वचन दिया। उसके बाद वे हर हफ्ते राजकुमारी से मिलने आने लगे। ऐसे ही समय गुजरने लगा। राजकुमार और राजकुमारी की प्रेम कहानी और भी फलने फूलने लगी। फिर एक दिन भानुमति का पैगाम आया। राजकुमार, महाराज भानु प्रताप नहीं रहे। अरे, ये क्या हुआ? महाराज भानु प्रताप के देहांत के बाद भानुमति ने ना चाहते हुए भी 19 वर्ष की उम्र में जयपुर की रानी बनने का फैसला किया। जैसे ही भानुमति ने राज्य का कार्यभार संभाला, वो तेज सिंह से सलाह लेने लगी और तेज सिंह भी उसकी मदद करता था। और फिर एक दिन तेज सिंह भानुमति से मिलने आए। रानी जी, राजकुमार तेज मिलने आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। तेज, हमें बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। राज्य के कुछ मसले हैं जिसके बारे में तुमसे सलाह मशवरा करना चाहता हूँ। हम जलपान का प्रबंध करते हैं। ओह तेज, तुम्हें मैंने कितना याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया भानु। मैंने सुना है कि तुम अपने राज्य का कार्यभार बहुत अच्छे से संभाल रही हो। और क्या सुना? यही कि तुम्हारी प्रजा तुमसे बहुत खुश है। और आप? मैं भी। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर। अगर मैं तुमसे शादी के लिए पूछूं तो क्या कहेंगे आप? तुमसे शादी? क्या मैं एक रानी का हाथ मांग सकता हूँ? ये इतना आसान नहीं है। क्या मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ? हाँ, जिंदगी भर सोच सकते हो। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तो मैं ना समझूं? अरे नहीं, मेरी तुम हाँ समझो। जिस दिन भानुमति का तेज से विवाह हुआ, उस दिन समस्त राज्य खुशी में डूबा हुआ था। कई राज्यों से मेहमानों का तांता लगा हुआ था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। प्रजा बहुत खुश नजर आ रही थी। नव विवाहित जोड़े को सबने खूब बधाइयां दी। जहाँ तक उन दोनों का सवाल था, वो दोनों अपनी निजी जिंदगी में बहुत खुश थे और अपने राज्य को बड़े ही अच्छे से संभाल रही थी। भानु, तुम कितना कार्य करती हो? आराम भी जरूरी है। शाही कार्य भी तो करना पड़ेगा। भानु, तुम मेरा ध्यान नहीं रखती हो। मैं तुम्हारी ही यादों में खोया रहता हूँ। अच्छा, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। ओ भानु, मैं आज बहुत खुश हूँ। दोनों ही माँ बाप का कर्तव्य बड़े ही अच्छे से निभा रहे थे और वो दिन दूर नहीं था जब कुछ और बच्चों की किलकारी राजमहल में सुनाई दे। उनके 5 बच्चे हो गए थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे थे, भानुमति के लिए राज्य संभालना मुश्किल होता जा रहा था।
तेज, आज क्या पहनूं, लाल या सफेद? मेरे ख्याल से लाल पहन लो, तुम पर ये दोनों रंग अच्छे लगते हैं। तेज, तुम्हारे बगैर मैं क्या करती? तुम बहुत साहसी और समझदार हो। मेरा तो ये मानना है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ कर पाती। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा प्रजा का भी ध्यान रखो। इस समय प्रजा को तुम्हारी जरूरत है। कहीं तुम्हारे कहने का ये मतलब तो नहीं कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट रही हूँ? भानु, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन इस राज्य को तुम्हारी जरूरत है। बहुत हुआ, मैं जैसी थी आज भी वैसी ही हूँ। अपने राज्य के लिए वफादार हूँ। कहीं तुम अपने को शासक तो नहीं समझ बैठे? इतना भी अहंकार मत करो। रानी भानुमति के आधिकारिक कार्यों में अपने पति के ऊपर निर्भरता के कारण अक्सर बहस हो जाती थी, लेकिन एक दूसरे का गहरा प्रेम उनके मतभेदों को दूर कर देता था। उनका ये प्रेम बढ़ता रहा, अपने परिवार और राज्य को ये साबित करते हुए कि कर्तव्य और प्रेम एक साथ निभाया जा सकता है। तेज, मुझे लगता है इस बार हम और बच्चे मेरे जन्मदिन पर भरतपुर चलते हैं। बच्चों को अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे भी लगता है। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम बीमार हो? हाँ, थोड़ा सा। मुझे भी लगता है मुझे आराम करना चाहिए। ठीक है, तो तुम आराम कर लो। जैसे जैसे भानुमति का जन्मदिन नजदीक आने लगा, तेज की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। तेज, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। नहीं तेज, तेज। तेज अपने परिवार के साथ घिरा हुआ था जब उसने अपनी आखिरी सांस ली। सारे राज्य में मातम छा गया। तेज के सम्मान में सारी प्रजा उपस्थित थी। भानुमति का ये जन्मदिन सबसे दुख भरा था। उसके बाद भानुमति गुमसुम रहने लगी। तेज की मौत का सदमा गुजर जाने के बाद हर एक के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता था कि रानी अब इस गम को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। रानी साहिबा पधारी नहीं क्या? नहीं महामंत्री जी, मैं समझ सकता हूँ। महामंत्री, रानी साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने किसी से भी मिलने से मना कर दिया है। मैंने मना किया था कि कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, पर परवर कुछ नहीं। मैं रानी हूँ और तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। बेशक आप रानी हैं और आपको राज्य की बागडोर संभालनी होगी। मैं नहीं कर सकती। आप कर सकती हैं रानी साहिबा, और आपको करना होगा। पर मैं कैसे करूं? हर बात के लिए मैं उन पर ही निर्भर थी। उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी। उनकी मर्जी के अनुसार कपड़े पहनती थी। अब बताओ कि उनके बगैर मैं कैसे जीऊं? मैं कैसे काम करूं? उनके बगैर खुद को कैसे संभालूं? राज्य की बात तो बहुत दूर की है। मैं समझ सकता हूँ कितना मुश्किल होगा। इस समय राज्य को आपकी जरूरत है। तेज की मौत से भानुमति इस कदर टूट गई थी कि उसने दरबार जाना भी बंद कर दिया था। वो राजकुमार तेज के साथ बिताए पलों में ही खोई रहती थी। जैसे जैसे समय बीतने लगा, रानी की तबीयत बिगड़ने लगी। तब रानी ने अपने अंतिम समय में अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की कि उसके मरने के बाद उसकी समाधि राजकुमार की समाधि के साथ ही बने। रानी के मरने के उपरांत उनका बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठा। घमंडी बहनों का अत्याचार। बहुत दिनों पहले की बात है। एक राज्य में जैस्मिन नाम की एक सुंदर राजकुमारी थी। एक बार जैस्मिन के माता पिता बहुत बीमार हो गए। जैस्मिन की 2 और लालची घमंडी सौतेली बहनें थीं। जैस्मिन के माता पिता को ये महसूस हुआ कि अब वो मरने वाले हैं। उन्होंने तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया। सुनो बच्चों, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। जैस्मिन तुम दोनों की छोटी बहन है, उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना होने देना। हाँ बच्चों, तुम तीनों बहनें मिलजुल कर रहना। हमारे जाने के बाद ये सारा राज्य तुम तीनों को ही मिलकर चलाना है। प्रजा की भरपूर सेवा करना। जी पिताजी, हम जैस्मिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। इतना बोलते ही वे दोनों प्राण त्याग देते हैं और फिर शुरू होता है दोनों सौतेली बहनों द्वारा जैस्मिन के ऊपर अत्याचार। जैस्मिन, मेरे कमरे की सफाई जल्दी कर, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। दीदी, मैं कैसे कमरे की सफाई करूं? मुझे तो आती ही नहीं है।
वो सब हमें नहीं पता। अब एक कमरे की नहीं, पूरे महल की सफाई तुम ही करोगी, और अब से हम जैसा चाहेंगे वैसा करना होगा तुम्हें। लेकिन दीदी, आप चाहो तो मैं नौकरों से कह देती हूँ। इस महल में रहना है तो काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, जैसे सभी नौकर करते हैं। दोनों बहनों के इस तरह के व्यवहार से जैस्मिन बहुत दुखी होती है और रोती रहती है। माँ, पिताजी, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। और फिर जैस्मिन रोते रोते कमरे में चली जाती है और सो जाती है। उसकी नींद लग जाती है। नींद लगने के कारण जैस्मिन अपनी बहनों के कमरे की सफाई नहीं कर पाती। इस कारण उन दोनों बहनों को और ज्यादा गुस्सा आता है। दोनों बहनें उसे महल से बाहर भगाने का सोचती हैं। तभी दूसरे दिन महल में राज पंडित आते हैं। राज पंडित के डर से वे मजबूर हो जाती हैं जैस्मिन को रखने के लिए। उसे देख दोनों सौतेली बहनें बातें करती हैं। इन्हें भी अभी मरना था। चुप करो, इन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम सब कैसे हो मेरे बच्चों? राजा और रानी की मौत की जैसे ही खबर मिली, मैं चला आया। उन्होंने कुछ दिन पहले ही संदेशा भेजा था कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हम सब ठीक है राज पंडित जी। आपके राजमहल में आने से बहुत सुकून सा महसूस हो रहा है। हम सब ठीक हैं। आपके यहाँ आने से हमें खुशी हुई। आप तीनों बहनों की खैरियत देखकर बहुत सुकून मिला मुझे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आप यहाँ रुकेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं जैस्मिन, राज पंडित जी को तो और भी बहुत से काम होंगे, उन्हें मत रोको तुम। ख्याल रखिएगा आप तीनों एक दूसरे का। मैं चलता हूँ। जैस्मिन की सौतेली बहनें जैस्मिन से नौकरों की तरह काम करवाती। उसके खाने के लिए खुद से बचे झूठे को खिलाती। जैस्मिन उन दोनों के अत्याचार से बहुत दुखी थी। तभी जैस्मिन के पिता के मित्र राजा उनके महल में आते हैं और उनसे मिलते हैं। अरे बच्चियों, कैसे हो तुम लोग? तुम्हारे पिताजी मृत्यु से पहले मुझसे मिलने मेरे राज्य आए थे। उन्होंने ये 3 पोटली दी थी। कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी तीनों बच्चियों को बांट देना। उनकी बातें सुन दोनों सौतेली बहनें बड़ी उत्सुकता से, अच्छा, आखिर इस पोटली में ऐसा है क्या? तुम्हारे पिताजी के अनुसार एक पोटली में सोना, दूसरे पोटली में चांदी और तीसरी पोटली में हीरे हैं। लेकिन किस पोटली में क्या है ये मुझे नहीं पता। हमारे पिताजी की आखिरी निशानी? सोने, चांदी, हीरे मोती से कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपया करके हमें पोटलियों को दे दीजिए। हम आपस में बांट लेंगे। नहीं नहीं, आज बहुत रात हो चुकी है। इन पोटलियों को मैं कल सुबह तुम तीनों में बांट दूंगा। देखना है किसके नसीब में क्या है। ऐसा कहते ही राजा मित्र और तीनों बहनें अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, दोनों सौतेली बहनें उन पोटलियों की चोरी करने राजा मित्र के कमरे में जाती हैं। और तभी राजा मित्र की आंखें दरवाजे की कुंडी की आवाज से खुल जाती हैं और उनको दोनों बहनें दिखाई देती हैं। ये क्या? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हमें माफ कीजिएगा, हम ये देखने आए थे कि आप आराम से सो पाए हैं या नहीं। मुझे सब पता है। तुम दोनों बहनें मेरे लिए नहीं, पोटलियों के लालच में आए हो। तभी इस शोर शराबे को सुनकर वहाँ जैस्मिन भी आ जाती है। कैसी आवाज थी दीदी? और आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? तुम कौन होती हो हमसे पूछने वाली? ये हमारा महल है, हम कहीं भी जा सकते हैं। तुम इस राजमहल से निकल जाओ। जैस्मिन कहीं नहीं जाएगी। जितना हक तुम दोनों का है इस राजमहल में, उससे 2 गुना हक उसका है। किसका कितना हक है ये बताने वाले आप कौन होते हैं? आप केवल हमारे पिता के मित्र हैं। वाह लालची बच्चियों, मैं कौन हूँ? मैं इस राजमहल का दूसरा वारिस तुम्हारे पिताजी का छोटा भाई हूँ। मैं वेश बदलकर ये देखने आया था कि यहाँ क्या चल रहा है, और इन पोटलियों में मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। निकल जाओ इस राजमहल से तुम दोनों बहनें, नहीं तो तुमको अभी कैद करवा दूंगा। उनकी बातों को सुन दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं और जैस्मिन अपने चाचा को बोलती है, नहीं चाचा जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। हम तीनों बहनें हैं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। देख लिया नालायकों, जिसे आज तक तुम दोनों सौतेली समझकर सताती रही, वही आज तुम्हारी सलामती की कामना कर रही है। अब भी वक्त है, संभल जाओ।
अंत में दोनों बहनें जैस्मिन से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और वो तीनों अपने चाचा जी के साथ राजमहल में खुशी खुशी रहने लगती हैं, क्योंकि रिश्ते में बड़ा होना जरूरी नहीं है, व्यवहार भी बड़ा होना चाहिए। हजारों साल पहले की बात है। फ्रांस में एलन नाम के राजा राज करते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम रानी एलिना था। राजा एलन के पास ऐशो आराम की हर चीज उपलब्ध थी, फिर भी वे और उनकी रानी दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। हे राजन, क्या हमारी जिंदगी यूं ही औलाद की चाहत में तरसते हुए बीत जाएगी? नहीं नहीं प्रिय, ऐसा नहीं होगा। एक ना एक दिन हमारे जीवन की बगिया में फूल खिलेगा। जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ, आप हमेशा मुझे हर तरह से धैर्य देने का प्रयास करते हैं। हमारे विवाह को 7 वर्ष बीत गए हैं। अपनी सूनी गोद का दर्द अब मुझसे नहीं झेला जाता। इतना बड़ा राजमहल, इतना बड़ा आंगन, बच्चे की किलकारी के बिना सूना सूना लगता है। प्रिय रानी, आप चिंता मत करिए। मैंने बड़े बड़े ज्योतिषों से इस बारे में सलाह मशविरा किया है। उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन में संतान का सुख लिखा हुआ है, हमें बस समय का इंतजार करना होगा। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़े थे। अचानक उन्हें किसी आवाज ने चौंका दिया। उनका ध्यान एक झाड़ी की तरफ चला गया। एक बड़ा सा नाग झाड़ियों में फंसा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। हे राजन, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। यदि आपने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा। कृपया कर मुझे बचा लीजिए। यदि मैं जीवित रह पाया तो आपकी किसी न किसी समय मदद अवश्य करूंगा। राजा के मन में दया आ गई। वे नागराज के प्राण बचाने के लिए आगे बढ़ गए। देखते ही देखते उन्होंने बड़ी सफाई के साथ नाग को झाड़ियों से बाहर निकालकर जमीन पर रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस असहाय जीव के जख्मों पर जंगल की जड़ी बूटी भी लगा दी। नागराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। हे राजन, आप एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं। आपके दया भाव और परोपकार का मैं कायल हो गया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये उपकार मुझे आजीवन याद रहेगा। आप राजा हैं। मैं जानता हूँ कि आपके पास धन धान्य की कमी नहीं है, फिर भी मैं आपके किसी काम आ सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे बताइए। हे नागराज, मुझे ईश्वर ने सभी प्रकार का सुख दिया है, लेकिन संतान सुख के लिए मैं हमेशा तरसता रहता हूँ। हे राजन, अब आप इस चिंता का त्याग कर दीजिए। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सही राह दिखाऊंगा। नागराज जंगल में आगे आगे चल पड़े और राजा उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर के बाद दोनों एक पहाड़ के पास पहुंच गए। वहां पहाड़ पर एक छोटा सा फल का वृक्ष था। हे राजन, ये देखिए, इस वृक्ष पर एक दुर्लभ चतुर्मुखी दिव्य फल दिखाई दे रहा है। इसका रक्षक एक बहुत ही जहरीला सांप है। मैं उससे समझा लूंगा और आप उस फल को तोड़कर शीघ्र ही लेकर चले जाइए। उसे रानी को खिला दीजिएगा। भगवान की कृपा से आपको संतान का लाभ अवश्य होगा। राजा ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उस वृक्ष के जहरीले सांप ने अपना फन उठा लिया। वो राजा को डसने के लिए तैयार हो गया। नागराज बीच में आकर खड़े हो गए। हे सर्वश्रेष्ठ, राजा एलन यहाँ संतान की प्राप्ति की इच्छा से आए हुए हैं। इनका इरादा बहुत नेक है, इसलिए इन्हें ये चतुर्मुखी दिव्य फल ले जाने दीजिए। इनकी बगिया में फूल खिलेंगे और ये हमें दुआएं देंगे। वो जहरीला सांप नागराज की बात मानकर रास्ते से हट गया और राजा ने दिव्य फल को तोड़ लिया। हे राजन, अब आप इसे ले जाइए और रानी साहिबा को खिलाइए। इसके बाद इसका प्रभाव देखिए। राजा ने वो दिव्य फल ले जाकर रानी एलिना को खिला दिया। दिव्य फल ने अपना चमत्कार दिखाया और रानी गर्भवती हो गई। राजा और रानी दोनों बहुत प्रसन्न हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी का पेट अधिक से अधिक फूलता चला गया। प्रिय, ऐसा लग रहा है आप बहुत तगड़ी इष्ट पुष्ट संतान को जन्म देने वाली हो।
हाँ प्रियतम, मेरा पाँव बहुत अधिक भारी होता जा रहा है। 9 महीने बीत गए और रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। राजा ने समुचित प्रबंध करवा दिया था। रानी ने 3 अद्भुत कन्याओं को जन्म दिया। महल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। इसके बाद फिर से रानी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। प्रसव कराने वाली दाई को आश्चर्य हुआ। रानी साहिबा, आपकी अभी एक और संतान आपके गर्भ में है, वो भी कुछ ही देर में जन्म ले लेगी। 3 बच्चियां तो पहले ही जन्म ले चुकी हैं, अब और कौन है? इसके बाद एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। रानी साहिबा, बधाई हो, आप 3 राजकुमारियों और एक राजकुमार की माता बन गई हो। राजा ने जब ये खबर सुनी तो वो खुशी से झूम उठा। वो अपने बच्चों को देखने के लिए आया। राजा ने तीनों राजकुमारियों का नाम लीना, ईवा और एना रखा। उसने राजकुमार का नाम फ्रांसिस रख दिया। एक दिन राजा और रानी अपने चारों बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक महल में आग लग गई। चारों तरफ भगदड़ मच गई। राजकुमारी लीना ने अपने दोनों हाथ उठा लिए और उसके हाथों से रोशनी निकली और आग पर जहाँ जहाँ पड़ी आग चमत्कारिक रूप से बुझ गई। राजा, रानी और सभी लोग आश्चर्य से ये चमत्कार देखते रह गए। इस असाधारण पुत्री लीना के अंदर तो आग या किसी भी प्रकार का संकट रोकने की क्षमता है। आग ने भारी नुकसान किया है, हमारे पौधों को भी जला दिया है। दूसरी राजकुमारी ईवा ने अपने दोनों हाथ उठा लिए और एक जादुई रोशनी से महल के सारे जले हुए हिस्से को फिर से पहले की तरह कर दिया। जले हुए पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होकर पूर्ववत लहराने लगे, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। राजा रानी अपनी दूसरी पुत्री का ये चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठे। अरे वाह, हमारी ईवा के पास भी दिव्य शक्ति है। राजा एलन का राजकाज बहुत अच्छी तरह चल रहा था। उनकी प्रजा भी सुखी थी। चारों बच्चे बड़े हो रहे थे। एक बार पूरे राज्य में अकाल पड़ गया। पानी की भयंकर कमी हो गई। खेतों में अनाज नहीं हो सका। इंसान और पशु सभी के लिए समस्या पैदा हो गई। सभी लोग वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आकाश में बादलों का नामो निशान न था। इस भयंकर अकाल ने बड़ी समस्या पैदा कर दी है। बरसात ना हुई तो अनाज की बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। पीने का पानी भी अति आवश्यक है। हे भगवान, जल वृद्धि कराओ, सबकी प्यास बुझाओ। राजा की तीसरी बेटी ऐना अपने पिता के पास चली आई। पिताश्री, आप चिंता मत करिए, भगवान की कृपा से जल अवश्य बरसेगा। ये अकाल दूर हो जाएगा। हर तरफ हरियाली होगी और अनाज और पानी दोनों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बेटिया, चारों तरफ प्रचंड गर्मी का राज्य है। आकाश में दूर दूर तक बादलों का दर्शन भी नहीं हो रहा। अब तुम ही बताओ, जल कैसे बरसेगा? इतना सुनते ही तीसरी राजकुमारी ऐना ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। देखते ही देखते साफ आसमान में बादलों की पूरी सेना आ गई। रिमझिम बरसात शुरू हो गई। बरखा की प्यारी फुहार ने धरती को जल से पूरी तरह से शीतल कर दिया। राजा एलन का राज्य उनकी तीनों राजकुमारियों और राजकुमार के कारण पूरी तरह से सुरक्षित था। एक पड़ोसी राजा नेल्सन ने उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने सबसे पहले अपने राज्य की जादूगरनी मार्टिया को बुलवाया। मार्टिया, मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलवाया है। आप हुक्म दीजिए, मैं उसका पालन करूंगी। तुम किसी तरह से राजा एलन की तीनों पुत्रियों को जादू से बंदी बनाकर मेरी दासी बना दो। इसके बाद मैं आक्रमण करके उनके राज्य पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है राजन, मैं ऐसा ही करूंगी। मार्टिया जादू की छड़ी लेकर एलन के राज्य में तीनों राजकुमारियों के पास पहुंच गई। तुम तीनों मेरे सामने बच्ची हो। आज से तुम तीनों मेरे हुक्म के गुलाम हो। अब तुम्हारे हाथ कभी नहीं उठ पाएंगे। जब हाथ ही नहीं उठेंगे तो चमत्कार कैसे दिखाएंगे? मार्टिया ने 2 पेड़ों में आग लगा दी। राजकुमारी लीना ने अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन उठा न सकी। ईवा भी असहाय हो गई। ऐना के भी हाथ नहीं उठ पाए।
मार्टिया ने तीनों को एक पिंजरे में कैद कर दिया। इसके बाद राजा नेल्सन ने सेना लेकर राजा एलन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार फ्रांसिस तलवार लेकर मैदान में आ गया। उसने नेल्सन के हर अस्त्र शस्त्र को नाकाम कर दिया। उसने जादूगरनी मार्टिया की जादुई छड़ी को भी अपने शस्त्र से खंडित कर दिया। मार्टिया का जादू समाप्त हो गया। फ्रांसिस ने अपनी तीनों बहनों को आजाद करा दिया। राजकुमारी मीना ने अपने दोनों हाथ उठाए और नेल्सन की सारी सेना को रोक दिया। ईवा ने जादूगरनी द्वारा जलाए गए पेड़ों को फिर से हरा भरा कर दिया। एना ने अपने दोनों हाथ उठाकर बादलों को मूसलाधार पानी बरसाने पर विवश कर दिया। सारी सेना बरसात के तेज पानी के बहाव में बहने लगी। उसके साथ राजा नेल्सन भी बह गया। अच्छे का बोलबाला और दुश्मन का मुंह काला हो गया। राजा एलन, फ्रांसिस और तीनों राजकुमारियों की विजय हो गई। राजा रानी अपनी चारों पुत्री और पुत्र के साथ खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी फ्रांस की एक रानी की है। रानी का नाम था स्टेफनी। स्टेफनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसका बचपन से ही बड़े लाड से पालन पोषण हुआ था। उसका विवाह किंग नेल्सन के साथ हुआ था। स्टेफनी बड़ी निर्दयी एवं घमंडी थी और गुस्से में चंडी बन जाती थी। उसे अपना किया हुआ काम ही सही लगता था। जूली, कहाँ मर गई? जल्दी आओ, मेरे लिए शरबत लाओ। अभी आई रानी साहिबा। आपके लिए शरबत लाई रानी साहिबा। शरबत लाने में इतना समय क्यों लगा? रानी साहिबा, शरबत लाने में नहीं, बनाने में समय लगा। मुझसे जुबान लड़ाएगी? माफी चाहती हूँ रानी साहिबा। अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपकी सेवा में कोई भी चीज पेश की जाए। ओह नो, ये तुमने कैसा शरबत बनाया है? इसका स्वाद बहुत ज्यादा मीठा है। ये लो, तुम ही पी लो। आज के बाद तुम्हारे हाथ का शरबत तो क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। इतना कहकर रानी स्टेफनी ने पूरा शरबत नौकरानी जूली के मुंह पर फेंक दिया। बेचारी जूली दुखी होकर अपने आंसू पोंछने से पहले फर्श को पोंछने लगी। जूली, मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बड़े लोग हैं, हमारे अंदर हजारों कमियां दिखाते हैं। हम गरीब हर बार गर्दन झुकाते हैं और हामी में सर हिलाते हैं। किसी भी हाल में तोहमत नया लगाती है। गरीबी आज तक हमको सदा रुलाती है। एक दिन रानी स्टेफनी रथ पर बैठकर अपनी दासियों और सिपाहियों के साथ सैर पर जा रही थी। रास्ते में एक अपंग व्यक्ति अपने हाथों में एक बांस का डंडा लेकर रास्ता पार कर रहा था। तभी रानी का रथ पास में आ गया। तब वो डर कर पीछे हटने लगा। इसी हड़बड़ी में उसका बांस का डंडा रास्ते में गिर गया। वो उसे उठाने लगा। इतने में रानी जोर से चिल्लाई, कौन है ये बेवकूफ आदमी जो हमारे रास्ते में रोड़ा बना हुआ है? इसकी इतनी बड़ी हिम्मत! सिपाहियों, इसे कोड़ा मारकर रास्ते से हटा दो। इसने हमारे समय की बर्बादी की है। ए मूर्ख इंसान, तेरी अकल घास चरने चली गई है क्या? तेरे पैर सलामत नहीं है तो क्या तू आंखों से भी अंधा हो गया है? चल हट सामने से। इतना कहकर सिपाही ने अपंग व्यक्ति को चाबुक से 2 बार मारा और वो किस्मत का मारा बेचारा गरीब जमीन पर फिर से गिर पड़ा। दूसरे सिपाही ने उसे घसीटकर घायल करते हुए रास्ते के एक तरफ कर दिया। अब कभी मरने के लिए रानी साहिबा के रथ के सामने मत आना, वरना जान से भी हाथ धो बैठेगा। रानी स्टेफनी का रथ अपंग व्यक्ति के बांस के डंडे को रौंदता हुआ आगे निकल गया। रानी के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान उभर आई थी। रानी स्टेफनी जब सैर करके वापस राजमहल में आई तब उसे उसकी तबीयत कुछ भारी भारी लगने लगी थी। भोजन का समय हो गया था। राजा नेल्सन और रानी स्टेफनी भोजन के लिए बैठ गए। तरह तरह के सुंदर व्यंजन परोसे गए। राजा नेल्सन ने भोजन के 2 निवाले खाए थे और उन्होंने ध्यान दिया कि
रानी तो खाना नहीं खा रही है। रानी साहिबा, आप भी खाइए। मेरी तबीयत कुछ भारी भारी सी है और खाने की इच्छा नहीं है। आप कह रहे हैं तो थोड़ा खा लेती हूँ। अरे किस बेवकूफ ने ये खाना बनाया है? ऐसा लगता है खाने में गोबर मिलाया है। स्वाद के नाम पे खाने का मजाक उड़ाया है। इतना कहकर रानी ने अपने सामने पड़ी हुई थाली को गुस्से से हटा दिया। घमंड भरे क्रोध से वो तमतमा उठी थी। खाना परोसने वाले नौकर डर के मारे थर थर कांपने लगे। वे समझ गए कि अब उनकी खैर नहीं है। रानी साहिबा, ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। आप अपना दिमाग शांत रखें, वरना आपकी तबीयत और भी अधिक खराब हो सकती है। एक नौकर आया और उसने रानी साहिबा के सामने पानी पेश किया। हट जाओ इधर से। मैंने ठंडा पानी मांगा था, ये कौन सा पानी ले आए हो? तुम सबके सब नकारा हो। तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। रानी साहिबा, शांत हो जाइए। गुस्से से आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इन नौकरों पर अपना गुस्सा मत निकालिए। राजा समझ चुके थे कि रानी घमंड के वशीभूत होकर बिना वजह नौकरों पर अपना गुस्सा निकालती हैं। इस तरह का घमंड बहुत घातक होता है। रानी स्टेफनी जैसे ही खड़ी होने लगी, चौंक कर बैठ गई। अरे मेरे दोनों पैरों को क्या हो गया? मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। मुझे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। हे भगवान, मुझे न जाने क्या हो गया है। आप बैठे रहिए, शांत हो जाएं। राजा नेल्सन ने बढ़कर रानी को सहारा दिया और उन्हें उठाकर रनिवास में लेकर गए। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े राजवैद्य को बुलवा लिया। कुछ ही देर में राजवैद्य आ गए और रानी स्टेफनी का इलाज होने लगा। रानी स्टेफनी के दोनों पैरों में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उनके दोनों पैर चलने लायक नहीं रह गए थे। हे राजन, रानी के दोनों पैरों की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। इनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई है। मेरी औषधि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इन्हें आप किसी महान पहुंचे हुए ज्ञानी पंडित को ही दिखाइए। राजा ने अपने मंत्री से कहकर एक पहुंचे हुए ज्ञानी पंडित महाराज को बुलवा भेजा। हे महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप स्वयं देख लीजिए कि मेरी महारानी साहिबा को क्या कष्ट है। इनके दोनों पैर चलने लायक नहीं रहे, और तो और इन्हें ठीक से दिखाई भी देना कम हो रहा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हे राजन, इनके सारे कष्ट इनके ही कर्मों द्वारा उपजे हैं। घमंड, क्रोध, दुर्व्यवहार और कटुता के दुष्प्रभाव के कारण इनकी ये स्थिति हुई है। इन्हें सारे घमंड, क्रोध, दुर्व्यवहार और कटुता को त्यागना होगा। उसके पश्चात धीरे धीरे इनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। हे महाराज, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया है। अब मैं अपने सारे दुर्गुणों का त्याग करके सबके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करूंगी। सारे घमंड, क्रोध, दुर्व्यवहार, ईर्ष्या और कटुता का त्याग कर दूंगी। रानी के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन का प्रभाव दिखाई देने लगा। वे स्वस्थ होने लगी। उन्होंने अपने सारे नौकरों से क्षमा याचना की। उन्होंने उस अपंग व्यक्ति को भी बुलवाया, उससे भी क्षमा मांगी। इस प्रकार उन्होंने जिस जिस से दुर्व्यवहार किया था, उन सभी लोगों से क्षमा याचना की। एक दिन रानी स्टेफनी कहीं जा रही थी। उनकी राह में एक अपाहिज व्यक्ति बैठा हुआ था। रानी के रथ को देखकर वो डर कर अपना मुंह छुपाने लगा। रानी ने अपने रथ को तुरंत रुकवाया और उस गरीब को आदर पूर्वक रथ पर बिठा लिया। इसके बाद उन्होंने उसे इच्छित स्थान पर पहुंचा दिया। रानी जैसे ही राजमहल पहुंची, उनके अनुचर सर झुकाकर उनकी आज्ञा का इंतजार करने लगे। क्या आप मुझे शरबत पिलाएंगी? हाँ रानी साहिबा, क्यों नहीं। नौकरानी ने शरबत लाकर पिलाया तो रानी शरबत पीकर मुस्कुराने लगी। बहुत प्यारा और स्वादिष्ट शरबत बनाया है आपने। आप सभी लोगों की सेवा सदैव सराहनीय रहेगी। मेरे कारण जब भी आप लोगों को कष्ट पहुंचा हो, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। इस तरह रानी स्टेफनी के स्वभाव और व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया।
भगवान की कृपा से उनके सारे पाप धीरे धीरे कट गए। वे अपने पैरों पर खड़ी हो गई और चलने लगी। उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। इस तरह से रानी स्टेफनी ने अपने घमंड, कटुता, ईर्ष्या और दुर्व्यवहार का त्याग करने के बाद अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ, संतुष्ट और सुखी कर लिया।